हेलो दोस्त, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर सीरीज के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिलेटिंग टू रिमांड। रिमांड क्या होती है, इस लेक्चर में हम ये करेंगे। जो सेक्शन 167 है वो डील करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, उसके बारे में सेक्शन 167 में हम करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डिफ़ॉल्ट बेल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे और जो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो भी हम इसी लेक्चर सीरीज़ में करेंगे। तो सेक्शन 164 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस के लिए लॉ से रिलेटेड जितने भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट और अदर सब्जेक्ट पे डेली आपको यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे। तो प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो व्हेनेवर समवन इज अरेस्टेड, जब किसी को अरेस्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, देन इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, बहुत जल्द से जल्द पुलिस को कंप्लीट करनी पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है। तो सेक्शन 57 जो CRPC का है वो पुलिस को अथॉरिटी देता है कि वो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट 24 आवर्स के लिए डिटेन कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स के लिए वो उसको डिटेन कर सकती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना ऑर्डर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। लेकिन अगर वह व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, पुलिस को रिक्वायर्ड है उस व्यक्ति की 24 आवर्स के बाद डिटेंशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन दैट केस उनको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी फॉर दिस पर्पज बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा अंडर सेक्शन 167 में उनको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी फॉर फर्दर रिमांड, डिटेंशन के लिए उनको करनी पड़ेगी। तो आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड, उनको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी जो भी कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। सेक्शन 167 जो प्रोवाइड करता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए सेक्शन 167 की फर्दर डिटेंशन के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वेयर एन अक्यूज्ड इज अरेस्टेड एंड इज डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी। पहली कंडीशन है कि वो अरेस्टेड पर्सन है और वो पुलिस की कस्टडी में डिटेन्ड है। मोर देन 24 आवर इज नीडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। 24 आवर्स से ज़्यादा पुलिस को रिक्वायरमेंट है उसको डिटेंशन में रखने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये ग्राउंड्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, देयर शुड बी सम ग्राउंड्स, देयर आर ग्राउंड टू बिलीव दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन इज वेल फाउंडेड। जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल फाउंडेड होनी चाहिए। ये थर्ड कंडीशन उसको पुलिस को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देन द ऑफिसर इंचार्ज और IO नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। जो भी IO है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर क्या करेगा, केस डायरी और एक्यूज्ड पर्सन को किसके सामने भेजेगा, मजिस्ट्रेट के सामने फॉर द पर्पज ऑफ रिमांड। वो उसको भेजेगा केस डायरी के साथ। जो ऑब्जेक्ट होता है केस डायरी को फॉरवर्ड करने का और एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करने का जो मेन पर्पज है वो किस लिए होता है, टू अनेबल द मजिस्ट्रेट टू टेक ए कॉल वेदर ए रिमांड इज नेसेसरी और नॉट। तो उसका मेन पर्पज है IO क्या करेगा, विल फॉरवर्ड केस डायरी एंड एक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। इसका पर्पज क्या है कि वो अनेबल करेगा मजिस्ट्रेट को कि क्या फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड है या नहीं, केस डायरी के साथ फॉरवर्ड करेगा एक्यूज्ड को। तो पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जब उसके पास फॉरवर्ड किया जाएगा केस एक्यूज्ड पर्सन को विद केस डायरी, तो वो क्या कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है मजिस्ट्रेट की, या तो वो उसको पुलिस कस्टडी दे या उसको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर दे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में PC और GJC पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी
ओनली फॉर 15 डेज, 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकती, नॉट इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन 15 डेज। रीज़न क्या है इसका जो रीज़न होता है, पर्पज इज टू पुट प्रेशर ऑन पुलिस, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है एज सुन एज पॉसिबल वो उसको फिनिश करे, इसलिए ये पर्पज दिया गया है कि 15 डेज ही ओनली पीसी या जेसी दी जा सकती है। तो ये जो डिस्क्रिशन है कि वो जेसी में जाएगा या पीसी में जाएगा, ये पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो उसको या तो पुलिस कस्टडी में भेज देगा या जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। विद इन द फर्स्ट 15 डेज नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी चेंज्ड, तो जो नेचर ऑफ कस्टडी है पीसी टू जेसी, जेसी टू पीसी हो सकता है विद इन फर्स्ट 15 डेज। देयर कैन बी मोर देन वन ऑर्डर चेंजिंग द नेचर ऑफ सच कस्टडी आइदर फ्रॉम पीसी टू जेसी और जेसी टू पीसी। पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में भी उसको फॉरवर्ड कर सकता है, भेज सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट 15 डेज है इनके बाद विद नो पीसी आफ्टर फर्स्ट 15 डेज, इन फर्स्ट 15 डेज के बाद अगर वो जुडिशियल कस्टडी में हैं तो उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता। There cannot be any detention in police custody after the expiry of first 15 days, even in a case where some more offences are found to have been committed in the same transaction at a later stage. अगर लेटर स्टेज में ये फाउंड होता है कि उसने कुछ उसी ट्रांजैक्शन में दूसरे ऑफेंस भी किए हैं, तब भी उसको उस जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता। लेकिन क्या है, उस एक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है इफ़ द सेम अरेस्टेड पर्सन इज इन्वॉल्व इन ए डिफरेंट केस अराइजिंग आउट ऑफ ए डिफरेंट ट्रांजैक्शन। अगर किसी दूसरे केस में वो इन्वॉल्व है सेम अरेस्टेड पर्सन, तो उसको जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर सेम ट्रांजैक्शन में है तो उसको नहीं भेजा जा सकता। तो स्टैट्यूटरी बेल जो का प्रोविज़न दिया गया है 167 में ही, एन एक्यूज कैन नॉट बी डिटेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज़्यादा उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। किन केसेस में नहीं रखा जा सकता, इफ़ द ऑफेंस आर पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ सेंटेंस है जिन केसेस में, और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स से ज़्यादा की किसी में भी सेंटेंस दी गई है, तो उन केसेस में 19 डेज़ के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। और ये क्या पीरियड किसके लिए दिया गया है कि अगर पुलिस इस 19 डेज़ में उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती है और चार्जशीट फाइल नहीं करती है, तो उसको क्या डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। इन 19 डेज उसके लिए दिया गया है पीरियड, किन केसेस में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, जिन केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है, डेथ सेंटेंस दी गई है, और इम्प्रिजनमेंट क्या है 10 साल से ज़्यादा की है, तो विद इन 19 डेज पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। और सेक्शन 172 में चार्जशीट 173 में चार्जशीट उनको फाइल करनी पड़ेगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाती है तो एक्यूज पर्सन क्या है, एंटाइटल है किसके लिए, डिफ़ॉल्ट बेल के लिए। और इन अदर केसेस जिनमें पनिशमेंट 10 साल से कम की है, उनमें विद इन 16 डेज पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 173 में। तो 19 डेज हो गया अबो 10 ईयर्स, और 60 डेज हो गया बिलो 10 ईयर्स 60 डेज हो गया। On the expiry of 60 days or 90 days as the case may be, the accused person shall be released on bail, तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट बेल। इफ़ द चालान हैज़ नॉट बीन फाइल्ड बाय द पुलिस, अगर पुलिस नहीं कर पाती है, चालान फाइल नहीं कर पाती है, तो उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रोविजंस भी दिए गए हैं, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। बेल में भी कैंसल्ड, अगर बाद में चार्जशीट है तो बेल में भी कैंसल लेटर ऑन व्हेन चार्जशीट इज फाइल्ड बाय द पुलिस, बट देयर मस्ट बी सम स्पेशल रीज़न। तो ये बेल को क्या कैंसिल किया जा सकता है डिफ़ॉल्ट बेल को, लेकिन उसके लिए क्या है सम स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट को ये बेल कैंसिल करते टाइम।
अदरवाइज उसकी बेल कैंसिल नहीं की जाएगी, डिफ़ॉल्ट बेल अगर उसको मिला है। अब आता है इसमें कैलकुलेशन ऑफ पीरियड। तो इस पीरियड को कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? तो इस पीरियड को कैलकुलेट करते टाइम कब से पीरियड ये कैलकुलेट किया जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। डेट ऑफ अरेस्ट से उसको नहीं किया जाएगा, जिस डेट में उसको डिटेंशन में भेजा गया है, आफ्टर 24 आवर्स जब पुलिस उसको प्रोड्यूस करती है मजिस्ट्रेट के सामने, उस डेट से अगर उसको डिटेंशन में भेजा जाता है तो ये 60 डेज और 19 डेज उस डेट से काउंट किए जाएंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसको डील करते कि हाउ टू कैलकुलेट दिस पीरियड कहा था। इन दिस केस द एक्यूज वाज सेंट टू जुडिशियल कस्टडी ऑन 3/9/93 में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया एंड चालान वाज सबमिटेड ऑन 2/12/1993। उसको चालान उसका सबमिट किया गया। द एक्यूज क्लेम कंपल्सिव बेल, द हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल बट द एससी रिवर्स द ऑर्डर। एससी ने उसको रिवर्स कर दिया एंड हेल्ड दैट क्लियर 19 डेज हैव टू एक्सपायर। तो क्लियर 19 डेज उस केस में एक्सपायर होने चाहिए, नॉट 89 डेज। अगर 19 डेज में भी अगर 90 डेज जिस दिन कंप्लीट हो रहे हैं उस दिन भी अगर पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है तो वो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सो द एससी हेल्ड दैट द चालान वाज फाइल्ड विद इन 19 डेज। तो उसमें ये माना जाएगा अगर विद इन 90 डेज में भी अगर वो चालान फाइल कर देती है तो ये विद इन जो 90वां दिन है उस दिन भी अगर चालान फाइल कर देती है तो वो माना जाएगा दैट इज विद इन द 19 डेज। तो नेक्स्ट इसमें आता है क्या कस्टम अफसर जो होते हैं, कैन ए कस्टम अफसर कैन सीक रिमांड? कैन ए कस्टम अफसर सीक रिमांड? क्या वो कस्टम अफसर जो होते हैं वो रिमांड सीक कर सकते हैं? देखो इसमें स्पिरिट ऑफ प्रोविजन ऑफ रिमांड अंडर सेक्शन 167 इज टू फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है। नॉर्मली जो होती है इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है पुलिस के द्वारा। लेकिन अगर कुछ अदर एजेंसीज हैं और वो रिमांड उनको ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन एनी केस इट में आल्सो बी ग्रांटेड, तो उस केस में भी रिमांड ग्रांट की जा सकती है। कस्टम अफसर जबकि पुलिस अफसर नहीं होते हैं बट दे कैन सीक रिमांड फॉर कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन। तो वो क्या कर सकते हैं? रिमांड सीक कर सकते हैं टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन। कस्टम अफसर आर ऑथराइज। कस्टम केस विल बी ए कंप्लेंट केस एज कस्टम अफसर कांट फाइल ए चार्जशीट बट डिटेंशन फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मे बी ऑथराइज बाई मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202। ये किस केस में बताया गया था? दीपक महाजन वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के केस में बताया गया था। अब आता है हु कैन ऑर्डर रिमांड। रिमांड कौन ऑर्डर कर सकता है? तो रिमांड जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास शुड बी स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, तो ही वो रिमांड ग्रांट कर सकता है। बट लेकिन क्या होता है कई बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। इफ़ नो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अवेलेबल देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी ऑथराइज होता है रिमांड अंडर सेक्शन 167 में देने के लिए। लेकिन वो कितने दिन के लिए दे सकता है? ओनली फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए ही वो ऑथराइज होता है रिमांड ग्रांट करने के लिए। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ग्रांट करता है रिमांड देन ही विल ट्रांसमिट कॉपी एंट्रीज इन डायरी टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो किसको फॉरवर्ड करेगा कॉपी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो कॉपीज फॉरवर्ड करेगा। फर्दर 167 में एक प्रोविजन दिया गया, इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ देन इट विल बी स्टॉप। तो उसको स्टॉप किया जाएगा बट देयर मस्ट बी सम स्पेशल रीजन। इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड देन it will be stopped, but it can be continued if अगर जो IO है वो satisfied करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को that further investigation is necessary, तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है with the order of the magistrate. Otherwise in summon cases
अगर इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ में कंप्लीट नहीं होती है तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट इसको स्टॉप करता है इन्वेस्टिगेशन को, देन इन दैट केस सेशन जज ऑन एप्लीकेशन में ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर वो ऐसा करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सेशन जज जो है वो उसको ऑन एप्लीकेशन कंटिन्यू करने के लिए ऑथराइज कर सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जो सेक्शन 167 है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस कुछ दिए गए हैं। वो इम्पोर्टेंट केसेस क्या क्या हैं? इसमें है के रामारेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस है, 1994 का ये केस है। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, अगर इफ ए पर्सन held in judicial custody if circumstances justify can be transferred to police custody or vice versa within period of 15 days referred to in section 167। जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी उसको भेजा जा सकता है विद इन फर्स्ट 15 डेज, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अदरवाइज ही कैन नॉट बी ट्रांसफर टू जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी आफ्टर दैट 15 डेज। सेकेंड, इसमें एक केस दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन का एक केस है। द सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 167(1) CRPC इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अरेस्ट शुड हैव बीन मेड ओनली बाय ए पुलिस ऑफिसर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा ये अरेस्ट किया गया, एंड नन एल्स, एंड देयर नीड नॉट नेसेसरीली बी द रिकॉर्ड ऑफ एंट्रीज इन ए केस डायरी। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। Thus, the officer other than police officer who are authorized to arrest person such as officer of enforcement directorate under FERA or NDPS Act or Custom Acts are competent person to seek judicial remand of an accused person। तो officer other than police are authorized to arrest और seek remand, तो वो ऑथराइज होते हैं कस्टम ऑफिसर्स और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के जो ED हम जिसको बोलते हैं वो ऑथराइज होते हैं अरेस्ट करने के लिए, और वो रिमांड भी सीक कर सकते हैं थ्रू जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इसमें केस आता है असलम बाबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस है। वंस द एक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2, अगर उसको डिफॉल्ट बेल दी जाती है एक्यूज्ड पर्सन को, ही कैन नॉट बी टेकन बैक इन कस्टडी मेयर और मेयरली ऑन द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो सिर्फ चार्जशीट फाइल हो गई है, अगर उसको 60 डेज और 90 डेज रिस्पेक्टिवली अगर उसको किसी भी ग्राउंड पे डिफ़ॉल्ट बेल मिली है तो सिर्फ उसको इस बात के ऊपर उसकी बेल कैंसिल नहीं की जा सकती कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी गई है, विच रिवेल्स द कमीशन ऑफ ए नॉन बेलेबल क्राइम। अनलेस देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेल कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑन मेयर प्रोडक्शन ऑफ चार्जशीट। तो सिर्फ विदाउट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेल कैन नॉट बी कैंसल, तो बेल को इजीली कैंसिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पुलिस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को शो करने पड़ेंगे। मेयरली ये ग्राउंड नहीं हो सकता कि उसने चार्जशीट फाइल कर दी है, इस ग्राउंड पे बेल कैंसिल नहीं हो सकती। तो रिमांड की दो जगह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर दिया गया है, एक तो सेक्शन 167 में दिया गया है और एक सेक्शन 309 ऑफ CRPC में रिमांड का प्रोविज़न दिया गया है। जो सेक्शन 167 में जो रिमांड का प्रोविज़न दिया गया है कि मजिस्ट्रेट क्या है उसको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर सकता है, तो ये उन केसेस में है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जब पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, उस केस में सेक्शन 167 अप्लाई होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उसको रिमांड में भेज सकता है। फर्स्ट 15 डेज में उसको जुडिशियल में भेज सकता है और पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। आफ्टर 15 डेज वो ऑथराइज कर सकता है जुडिशियल कस्टडी में। जो सेक्शन 309 है वो अप्लाई होता है ड्यूरिंग ट्रायल। अगर ट्रायल शुरू हो चुका है उस टाइम पे अगर उसकी फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड है एक्यूज्ड पर्सन की, तो उसको क्या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। वहाँ पे सेक्शन 309 है। अंडर सेक्शन 309 भी 15 डेज का क्लोज अप्लाई होता है कि एक बार में सिर्फ 15 डेज ही उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। द रिमांड अंडर सेक्शन 309 इज टू जेल नॉट टू पुलिस कस्टडी। जो सेक्शन 309 में रिमांड दी जाती है वो क्या दी जाती है,
जुडिशियल कस्टडी में दी जाती है, ना कि पुलिस कस्टडी में। तो ये था सेक्शन 167। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।